गुड मॉर्निंग एवरीवन। संदीप सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए। बहुत ही स्पेशल है आज के लिए हमारा ये वेबिनार। रीजन बीइंग, क्वांट म्यूचुअल फंड एक ऐसी एएमसी है which people were not aware of, but with the time क्वांट म्यूचुअल फंड ने अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे इंडस्ट्री में अपनी ब्रांड बिल्डिंग की है। अगर मैं बात करूं ईयर 2020 की, तो एएमसी वाज समवेयर अराउंड 150 करोड़ ऑफ AUM और आज के दिन में क्वांट म्यूचुअल फंड एज एन एएमसी इज स्टैंडिंग एट मोर देन 10,000 करोड़ ऑफ AUM। इतना वास्ट ग्रोथ, इतनी बड़ी ग्रोथ इतने कम समय में सिर्फ एक ही बेसिस पे अचीव की जा सकती है, वो है परफॉर्मेंस। और इस परफॉर्मेंस का मेन ड्राइविंग फोर्स जो है वो है मिस्टर संदीप टंडन, हु इज अवेलेबल विथ अस टुडे फॉर दिस सेशन। क्वांट म्यूचुअल फंड एक नया एनएफओ लेके आ रहा है, क्वांट लार्ज कैप फंड। जब भी क्वांट म्यूचुअल फंड कोई एनएफओ लेके आया है तो देयर हैज बीन अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसके बेसिस पे उन्होंने एक रिमार्केबल रिटर्न्स दिए अपने इन्वेस्टर्स को। तो इन द वेरी सेम वे क्वांट लार्ज कैप फंड एक नया एनएफओ आज के दिन में इंडस्ट्री में चल रहा है, विच वुड बी क्लोजिंग ऑन 3rd of August। इसका द यूनिक इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल इज VLRT फ्रेमवर्क स्ट्रैटेजी, जो संदीप सर द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही है इस फंड में। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, मैं संदीप सर से रिक्वेस्ट करता हूं टू प्रोसीड अहेड विद द सेशन। संदीप सर, ओवर टू यू। थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वांट म्यूचुअल फंड नया लार्ज कैप एनएफओ क्यों लॉन्च कर रहा है, क्या उसका टाइमिंग का रेलेवेंस है, क्या मार्केट का लुकआउट है और क्या एक ब्रॉडर थॉट प्रोसेस है। जैसे आप लोग सब लोग पहचानते हैं कि हम लोग एक थोड़ा डायनेमिक स्टाइल ऑफ मनी मैनेजमेंट रन करते हैं। जैसे हम लोग बात ही करते हैं कि भाई इस दुनिया भर में सब कुछ डायनेमिक है, डेटा पॉइंट इतना स्पीड से चेंजेस हो रहे हैं, डेवलपमेंट इंस्टेंटली हो रहे हैं। अगर हम ये सब चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि वर्ल्ड डायनेमिक हो गया है, इंटरकनेक्टेड बहुत है, तो हम अपना जो इन्वेस्टमेंट थीसिस है उसको कैसे स्टैटिक स्टाइल में चलाएं या यूनि डायरेक्शनल अप्रोच में चलाएं कि हम लोगों को एक ही तरीके से सिखाया गया है कि भाई फंडामेंटली सब कुछ है, बैलेंस शीट पढ़िए, फंडामेंटल डेटा देखिए, वही सब कुछ है। सी, फंडामेंटल खाली कंपनी का इंपॉर्टेंस नहीं है, फंडामेंटल इकोनॉमी का भी इंपॉर्टेंस है, फंडामेंटल ग्लोबल इकोनॉमी का भी इंपॉर्टेंस है। फंडामेंटल का प्रॉब्लम नहीं है, खाली फंडामेंटल एक चीज की बात करें, खाली हम कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ लें तो हमको काम हो जाएगा, हम वैल्यूएशन देख लें सस्ता है कैसा है ग्लोबली तो हमारा काम हो जाएगा। उस तरह का माहौल से आपने देखा है कि ये जो थीसिस थी ना, बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी, जो इन्वेस्टमेंट सब कुछ लॉन्ग टर्म के लिए, वो चीजें धीरे धीरे कोलैप्स हो रही है। ओके, वो कोलैप्स इसलिए भी हो रही है कि एक इमर्जिंग मार्केट का जो थीसिस होता है, कभी भी एक हम जब इन्फेंसी स्टेज होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट की साइकिल हो या आपका बिजनेस हो या आपका करियर हो, अर्ली स्टेज में जो आप यूथ फेज में ग्रो करते हैं, वो बाद में आपका मेच्योरिटी के साथ ओल्ड एज में उस तरह का ग्रोथ नहीं आता है। ओके, वो जो चीज कभी यंग थी, जैसे हम लोग इंडिया को इमर्जिंग मार्केट बोलते थे, इमर्जिंग है। ओके, वो फेस में बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम करके गई, क्योंकि वो वैसे ही काम होता है, क्योंकि अर्ली स्टेज पे जब चीज इवॉल्व हो रही होती है उसमें आप पार्टिसिपेट करें तो पूरी साइकिल का बेनिफिट मिलता है। अगर हम लोग बात करें कि इंडिया काफी इवॉल्व मार्केट है, इंडिया है, चाइना है, हम लोग टॉप 5 वर्ल्ड की जीडीपी में आते हैं, चाइना सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी में आता है, तो भी हम लोग इमर्जिंग और इवॉल्विंग कैसे हो सकते हैं, हम लोग काफी हद तक अराइव्ड हैं। ये थॉट प्रोसेस इसलिए आपको बता रहे हैं कि यही नैरेटिव बेचा जाता है कि हम इमर्जिंग मार्केट हैं, यहाँ बाय एंड होल्ड चलेगा। तो मेरा इस चीज का बताने का पर्पस ही यही है कि एक इमर्जिंग मार्केट का थीसिस खत्म हो चुका है, हम लोग इवॉल्व मार्केट में हैं। अगर हम इवॉल्व मार्केट में आ गए हैं तो हमको अपना पोर्टफोलियो भी उसी तरह से देखना है जैसे इवॉल्व मार्केट में लोग मैनेज करते हैं। ओके, ये जेनेसिस और ये थीसिस हमारा एक एनवायरनमेंट को समझने का है कि अगर हमारा एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया है, अगर हम उसी चीज को लेके बैठे नहीं, तो हम तो ग्रोथ फेस में हैं, बहुत अर्ली फेस में है लाइफ के, तो हमारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। जब 2018 में हमने अपना फंड मैनेजमेंट और म्यूचुअल फंड चालू किया था, उसके 1 साल पहले हमने एक पूरी रिसर्च करी थी कि भाई कैसा एनवायरनमेंट होगा अगले 5 साल के लिए। जब हम लोग कोई भी बिजनेस बिल्ड करते हैं तो एक 5 साल का होराइजन लेते हैं कि अगला 5 साल कैसा होगा।
तो हमने अपनी प्रोडक्टिव एनालिटिक्स या क्वांट ग्लोबल रिसर्च से हम लोग स्टडी करके समझा कि भाई अगला 5 साल बहुत वॉलेटाइल होने वाला है। अगर ये इतना वॉलेटाइल फेज है तो आपके ट्रेडिशनल टूल्स और टेक्निक्स को काम नहीं करने वाले हैं इस वॉलेटाइल में, क्योंकि वॉलेटिलिटी से तो हर आदमी घबराता है, हर आदमी बताता है कि मार्केट को सेटल होने दो, उसके बाद हम देखेंगे। अगर 5 साल वॉलेटिलिटी चला तो पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो वही बैकग्राउंड से हमने एक थीसिस बिल्ड करी कि भाई डायनेमिक स्टाइल ऑफ मनी मैनेजमेंट रन करेंगे। क्योंकि कोई भी डेटा अगर हम प्योर वैल्यूएशन पे देखेंगे तो प्राइस का डेरिवेटिव होता है। ओके, अगर कोई चीज प्राइस से लिंक्ड है तो आपका एनालिसिस भी स्क्यूड हो जाता है और गलत हो जाता है। इसलिए हम लोग डायनेमिक स्टाइल ऑफ मनी मैनेजमेंट की जब बात करते हैं और मल्टी डायमेंशनल रिसर्च की बात करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, फंडामेंटल तो इम्पोर्टेंस है ही, वो तो सब चीज का बैकबोन है। कोई भी कंपनी का एनालिसिस करें तो वो कंट्री का एनालिसिस करें, वो बैकबोन है। उसके अलावा हम मैक्रो पैरामीटर भी देखते हैं, जैसे लिक्विडिटी एनालिटिक्स हुआ, कैसा ग्लोबल मार्केट में लिक्विडिटी है। जैसे 2020 में जब मार्केट, सबको डर लग गया था और उसके मार्केट ने बड़ा रैली दिया, तो सबको समझ में आया यार ये तो लिक्विडिटी ट्रबल थी, लिक्विडिटी की सुनामी थी, इतना बड़ा लिक्विडिटी आ गया, क्वांटिटेटिव ईजिंग सब सेंट्रल बैंक ने मिलकर बड़ा कर दिया, तो बड़ा लिक्विडिटी आ गया। लास्ट 6 महीने से हम देख रहे हैं क्वांटिटेटिव, फरवरी 2022 से क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की बात फेड कर रहा है कि वो टाइट करेंगे और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, तो टाइटनिंग का हमने सुना। ओके, और हम उसको, इसका इम्पैक्ट भी देख रहे हैं कि बाजार में लिक्विडिटी सक हो गई है, तो बाजार में उसका इम्पैक्ट आया। और तीसरी चीज हम देख रहे हैं कि सेंटिमेंट्स खराब हो रहे हैं। हम लोग 4 महीने से 5 महीने से बात कर रहे हैं कि भाई ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट खराब है, तो ये सेंटिमेंट्स है क्या भला, इसको मेजर कैसे करें। ओके, इसको मेजर करने के लिए हम लोग मैक्रो पैरामीटर देखते हैं। इसलिए हमारा जो मॉडल है ना, उसमें हम 2/3 वेटेज जो है वो मैक्रो डेटा को देते हैं, 1/3 ही खाली वैल्यूएशन एनालिटिक्स को देते हैं। तो मेरा जो प्राइस का डिपेंडेंट वेरिएबल है वो 1/3 ही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जो चीज हमारा कैलकुलेशन प्राइस से लिंक्ड होगा उसमें हम 100% की जगह 1/3 देते हैं, तो मेरा 2/3 वेटेज जो है वो नॉन प्राइस डेटा का एनालिसिस है। वो मेरे को बैलेंस अप्रोच देता है, बेटर एनालिटिक्स एस्पेक्ट देता है। तो वो एक बैकग्राउंड था। हमने पूरी थीसिस डायनेमिक स्टाइल ऑफ मनी मैनेजमेंट की बात करी है, उसका हम आउटकम देखते हैं। देखिए, पहले तो मैं 1 मिनट दिखाई देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग नए भी हो सकते हैं इस फंड के, इस मीटिंग के अंदर। जैसे ये हम बात करते हैं कि देखिए अभी हम लोग जब सीएनबीसी आप लोग बहुत देखते हैं या मीडिया में कोई भी चैनल देखें तो काफी चीजों का आता है कि अरे वैल्यूएशन सस्ता है या महंगा है, वैल्यूएशन सस्ते हो गए थे मार्च में, अभी वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं। या लोग बात करते हैं लिक्विडिटी, जैसे मैंने बात करी कि लिक्विडिटी ड्रिवन रैली थी, या हम सेंटीमेंट्स की बात करें। ये सब चीजें हम सब लोग समझते हैं और जानते हैं, लेकिन हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर पाते, हमारा पहला प्रॉब्लम होता है। और दूसरी चीज, हम उसको रियल लाइफ में यूज नहीं कर पाते हैं। कोई चीज हमें थियोरेटिकल पता होती है, वो क्या होता है, एकेडमिक एक्सरसाइज रह जाती है, हाँ ये बात बराबर, सेंटीमेंट्स खराब थे, लेकिन किसी ने क्वांटिफाई नहीं किया भाई सेंटीमेंट्स कभी एक्सट्रीम पे आ गए। ओके, जैसे हमने एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी मार्च 2020 में अगर हम देखें, जब मार्केट में रैली दिया, तो अप्रैल 2020 से रिस्क एपेटाइट एकदम लो था, वहां से रिकवरी थी, लिक्विडिटी बहुत हाई थी, तो एक लीथल कॉम्बिनेशन था, मैंने आपको बताया बुल रन था, इजी फेस ऑफ लिक्विडिटी था, तो मैसिव बुल रन आया, रिस्क ऑन एनवायरनमेंट था। 2021 आया, सितंबर 2021 में हमने एक बड़ा कॉल दिया कि भाई टेक्नोलॉजी सेक्टर का टॉप हो गया है, न्यू एज कंपनीज का टॉप है, ये पूरा स्पेस में बहुत चेंजेस हैं, लिक्विडिटी श्रिंक हो रही है, रिस्क एपेटाइट डिक्लाइन हो रही है। ओके, और जो मनी फ्लो था ग्लोबल मार्केट के लिए वो लाइफ टाइम हाई पे था, तो सब कुछ चेंज हो रहा है। ओके, तो वो बैकग्राउंड में हमने क्या समझा और देखा कि भाई ये एक्स्ट्रॉर्डनरी एनवायरनमेंट था जो प्ले आउट हुआ। अभी इजी फेस ऑफ बुल रन सितंबर 21 में खत्म हो गया। हमने अपने लेटर में भी लिखा, लोगों को कॉल्स पे भी बताया कि भाई अभी डिफिकल्ट फेस है बुल रन का। बुल रन है इंडिया में, लेकिन इंडिया बहुत यूनिक एडवांटेज है, लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट में अगर वॉमिटिंग होगा तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा, उसका स्टिंक यहाँ पर भी आने वाला है, यहाँ पे भी लोग रिएक्ट करेंगे। बट इंडिया की मैं थोड़ी देर में और बात करता हूँ। तीसरी चीज देखिए, अभी हमने जून में एक नोट निकाला 15 जून के आसपास की रिफ्लेक्स रैली ऑन कार्ड। तो हमने क्या देखा, एक्सट्रीम सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो गए थे। तो सेंटिमेंट्स की जब हम बात करते हैं कि भाई सेंटिमेंट्स खराब हैं वो चीज, लेकिन जब कोई चीज एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है, जिसको हम लोग इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं, कि हम लोग एक्सट्रीम इन्फ्लेक्शन को मेजर करते हैं। ओके, तो जब एक्सट्रीम इन्फ्लेक्शन पे मार्केट था तो हमने एक रिफ्लेक्स रैली ग्लोबली कॉल की, और आपने देखा कैसा लास्ट 1 डेढ़ महीने में एक रिफ्लेक्स रैली बड़ा प्ले आउट हुआ। जो लोग कन्विंस नहीं थे मार्केट के, सबको लगता था कि नया लो बनेगा और करेक्ट होगा, और लोग पैनिक कर रहे थे, वहां से आज 2000 पॉइंट का निफ्टी में रैली आ गया, 15,200 से आज 17,200 के आसपास आ गए हम।
तो एक पर्सपेक्टिव होता है कहाँ एक्सट्रीम कोई चीज हुई, उस एक्सट्रीम को हम कैसे कैपिटलाइज करें। तो ये पूरी पिक्चर को हम एक तरह से करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक रीबैलेंसिंग। इसलिए हम लोग रिस्क ऑन रिस्क ऑफ के हिसाब से अपना पूरे पोर्टफोलियो को मेजर करते रहते हैं। तो ये डायनेमिकली चलता है। अगर वर्ल्ड इतना डायनेमिक है तो हमारा जो फंड मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट का एक तरीका है उसको भी डायनेमिक ही होना पड़ेगा। इसके लिए पूरी थीसिस हमने बिल्ड करी, और इस थीसिस के अंदर अगर हम देखें तो जैसे मैंने समझाया कि ये क्या है फ्रेमवर्क, ये हमारा एक रिस्क मिटिगेशन फ्रेमवर्क है। जब वैल्यूएशन एनालिटिक्स या रिस्क एपेटाइट एनालिटिक्स या लिक्विडिटी एनालिटिक्स एक स्क्यूड होते हैं, एक तरफ स्क्यूड हो जाते हैं, तो बेटर टाइमिंग करते हैं। तो टाइमिंग ट्रेडिंग के एंगल से नहीं देखना है, टाइमिंग रिस्क मैनेजमेंट के एंगल से देखना है कि बेटर टाइमिंग मींस बेटर रिस्क मैनेजमेंट। ये पूरी थीसिस पे हम लोग बिल्ड करते हैं। सिमिलरली जब हम लोग बात करते हैं कि मल्टी डायमेंशनल रिसर्च की या मल्टी मैनेजर्स की, ये हमने देखा है लाइफ में कोई एक व्यक्ति पर्सनली अगर हम देखें, इतनी सारी चीजें ट्रैक करनी होती है, तो ये गलत होगा हम लोगों को एक्सपेक्ट करना कि वो एक फंड मैनेजर या वो उसको सब आता है, वो स्टार मैनेजर है, वो अराइव हो चुका है लाइफ में, उसको बहुत कुछ पता है। क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी लिमिटेशन है, मेरी भी बहुत सारी लिमिटेशन है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हर चीज का जो, और ये ग्लोबली ऐसे ही बिल्ड होता है कि लोग स्पेशलिस्ट के संग काम करते हैं। तो मेरी जैसे पी टीम में 21 मेंबर टीम है, तो हम लोग स्पेशलिस्ट ढूंढते हैं उसके अंदर कि कोई इकोनोमेट्रिक मॉडल देख रहा है, तो कोई लिक्विडिटी मार्केट देख रहा है, तो कोई ग्लोबल मैक्रो देख रहा है, कोई रिस्क एपेटाइट का डेटा देख रहा है, कोई इम्पैक्ट कॉस्ट का डेटा समझ रहा है, कोई सेक्टर को अच्छे से समझ रहा है, कोई उस पर्टिकुलर कंपनी उसको अच्छे से ट्रैक कर रहा है। तो ये पूरा थीसिस आता है कि कहाँ हम प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स टूल को यूज करते हैं, रिसर्च और एनालिटिक्स टीम है और मनी मैनेजर साथ में बैठते हैं। तो ये हमारे कॉम्बिनेशन है, ट्रिनिटी इसको हम लोग बोलते हैं। इसको कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग एक एक ओपिनियन या एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं। तो कोई भी एक आदमी हमारे हाउस में कॉल नहीं लेता, इसलिए हमारा ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है कि भाई अगर रिस्क इतना हम जितना कम कर सकें, तो एक आदमी की डिपेंडेंसी नहीं है, एक थीसिस के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। ये पूरी थीसिस पे हम लोग एक पूरा काम करते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म में हमको करना क्या है। अल्टीमेटली देखिए, बिजनेस तो रिस्क मैनेजमेंट का है, हम कैसे रिस्क को कितना कम कर सके। काफी लोग बोलते हैं कि भाई ज्यादा रिटर्न चाहिए तो ज्यादा रिस्क होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो भी एक बड़ा मिथ है। हम पहले अपना रिस्क को समझे ना। लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंट्री तो बहुत अच्छी लेते हैं, लेकिन एग्जिट नहीं कर पाते हैं, टाइम पे निकल नहीं पाते। तो एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। या स्विचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग अपने लिए हमारा हम लोग एग्जिट नहीं करते हैं, तो हम स्विचिंग करते हैं। ये स्टॉक बेच दिया, ये सेक्टर रख लिया, उसमें विद इन सेक्टर हम स्विचिंग करते हैं, या सेक्टर रोटेशन करते हैं, या ग्लोबली अगर कोई फंड मैनेज करता है तो कंट्री सेक्टर्स या कंट्री स्पेसिफिक रोटेशन होता है। और भी कोई बड़ा आदमी होता है जो एसको एसेट एलोकेट करते हैं, वो ग्लोबली एसेट्स पे कॉल लेता है कि भाई बुलियन पे मुझे वेटेज रखना है, कि भी कमोडिटीज पे ज्यादा रखना है, कि विद इन कमोडिटीज मुझे एग्री पे रखना है, कि बेस मेटल पे रखना है, कि कि प्रेशियस मेटल पे रखना है। तो ऐसा करके एक स्पेशलाइजेशन होता है। अगर हम लोग सब समझे कि एक फंड मैनेजर बेचारे को सब कुछ पता है, दुनिया की हर चीज उसको मालूम है, तो ये गलत हो जाता है। इसीलिए वहां पे फेलियर होते हैं, जब हम लोग एक आदमी के ऊपर डिपेंडेंसी रखते हैं। ऐसा ह्यूमन बीइंग इतनी चीजें चेंज हो रही हैं, उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है इतनी सारी चीजें एक साथ ट्रैक करना। इसलिए ये हम लोग कंसेप्ट लाते हैं मल्टी एसेट मल्टी मैनेजर, कि हमारे एक स्कीम को मल्टीपल मैनेजर्स मैनेज करते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं, और मल्टी थीसिस को हम लोग लेके आते हैं, मल्टी वेरिएंट्स मॉडल रखते हैं, तो एक डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल काम नहीं करते। अब हम इसके ऊपर आते हैं, अब हम इस पे 2 मिनट बात करते हैं। ये सब करके हमने क्या अचीव किया। तो ये हमारा एक 14 स्कीम्स हम आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारी 14 स्कीम्स हैं मार्केट के अंदर। अगर आप ये देखें, आपने कैसा लिया है कि हमने मार्च 24 2020 से एक रिटर्न आपको दिखा जाए कि किस तरह से रिटर्न ये इस फंड ने जनरेट किया है। एब्सोल्यूट रिटर्न कितना है, बेंचमार्क का कितना रिटर्न है, तो उसका आउट परफॉर्मेंस कितना है, और निफ्टी से भी उसका कितना आउट परफॉर्मेंस है। तो अगर आप देखेंगे ना, इंडस्ट्री में आउट परफॉर्मेंस हमने 8-10 टके का 12 टके का देखा है, बट इतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस 100%, 230%, 115%, और हर कैटेगरी में हम टॉप क्वार्टाइल में हैं। वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। ये 3 साल का इंडस्ट्री रैंकिंग है, जो बहुत सारे डेटा पॉइंट, चाहे वैल्यू रिसर्च हो, चाहे मॉर्निंग स्टार हो, आपको वहां मिल जाएगा, या क्रिसिल का डेटा हो, ओके। तो एक इंडस्ट्री रैंकिंग भी देखता है कि हमारा क्या रैंकिंग आता है। इवन जो स्कीम्स नहीं आई थी, वो उनका 1 साल का ही ट्रैक रिकॉर्ड है, तो उसमें भी वो नंबर 1 कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। तो ये एक सक्सेस आपको बताता है वीएलआरटी फ्रेमवर्क का, हमारे इंडिविजुअल सक्सेस नहीं है
कि जो इन्वेस्टमेंट थीसिस हम लोग फॉलो करते हैं, जो हम रिस्क मैनेजमेंट का अपना थॉट प्रोसेस है, उसको कैसे हम प्ले आउट करते हैं, ये एक आपको क्लैरिटी के साथ बड़ी आउट परफॉर्मेंस में दिखता है। वो मेरे को खाली आपको पॉइंट दिखाना था। और इससे बड़ा अचीवमेंट ये है कि जो रिटर्न आया वो तो बहुत अच्छा है, बट हमने इसको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में भी हमारा रैंकिंग बहुत अच्छा है, टॉप क्वार्टाइल में है। तो हम लोग कम रिस्क पे ज्यादा रिटर्न दिया है, या जिस तरह का रिस्क लिया है उससे बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हाईएस्ट है हमारा। तो ये पॉइंट हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये बैकग्राउंड में जब हमने फंड अपना स्टार्ट किया था 2020 से, हम लोगों ने पब्लिक का पैसा लिया। पहले ये स्कॉट्स म्यूचुअल फंड थी, हमने उसको रिवैम्प किया, सब कुछ बिल्ड किया। उस समय मिड और स्मॉल पे हमारा बड़ा फोकस था, क्योंकि वो साइकिल ऐसी थी कि जहां मिड और स्मॉल में रिटर्न्स कम को एक्सपेक्टेशन था प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स मॉडल के हिसाब से, तो हमने उसको प्ले आउट किया। अगर हमने जो हमारा डायनेमिक स्टाइल ऑफ मनी मैनेजमेंट है, रोटेशन स्ट्रेटजी है, सेक्टर रोटेशन या स्टॉक रोटेशन हम करते हैं, वो बहुत इफेक्टिवली मिड और स्मॉल में हमने रिटर्न जनरेट करके दिखाया। तो क्वेश्चन आता है कि आज का एनवायरनमेंट है जो बहुत चैलेंजिंग दिखता है लोगों को, काफी लोगों का रिस्क एपेटाइट कम है, लोग जो वॉलेटिलिटी से घबराते हैं और इस तरह का इन्फ्लेशन और ये सब देख रहे हैं, काफी लोगों को मिड और स्मॉल से स्ट्रेस आता है। ओके, तो हम लोगों ने सोचा है कि अगर हम लार्ज कैप को में एडवांटेज क्या है, लार्ज कैप में देखिए बहुत लिक्विड नहीं होते हैं, इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत कम होता है। जो बाजार में खरीदारी और बेचने का काम करते हैं, तो जब हम बिड ऑफर स्प्रेड देखते हैं हमारे स्टॉक्स की, तो बहुत कम होती है लार्ज कैप में। तो हमारा जो चर्निंग और जो रोटेशन का थीसिस है जिसकी हम लोग बात करते हैं, लोग मार्केट में उसको चर्निंग बोलते हैं, लेकिन हम लोग उसको मैथमेटिकली रीबैलेंसिंग बोलते हैं, कि रिस्क ऑन रिस्क ऑफ के हिसाब से रीबैलेंस करते हैं। वो उसके लिए हमारा डायनेमिक स्टाइल मैनेजमेंट बहुत लार्ज कैप के लिए परफेक्ट है। तो जो चीज हमने अगर मिड और स्मॉल में डेमोन्स्ट्रेट करी है, तो ये तो हमारे लिए बेस्ट हो जाता है। तो वो लॉजिक से हमने लार्ज कैप का सिलेक्शन किया इस पीरियड में। और इस पीरियड में थोड़ा मार्केट का भी साइकोलॉजिकली लोगों को थोड़ा डिस्टर्बेंस था, तो आई थॉट लार्ज कैप आपको एक स्टेबिलिटी देते हैं पोर्टफोलियो को, और उसमें अगर हम डायनेमिक स्टाइल करेंगे तो बहुत अच्छे से रिटर्न दे पाएंगे। तो वो एक थीसिस है कि हमने एक प्रोडक्ट क्यों लॉन्च किया। हम लोग हमेशा एक टाइमिंग की बात करते हैं कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। कोई भी हम डिसीजन लेते हैं, और ये मिथ है कि लोग टाइम नहीं कर सकते हैं, टाइमिंग करना नहीं चाहिए। सबको टाइमिंग करना है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे इंट्राडे ट्रेडर हो, चाहे फंड मैनेजर हो, चाहे इन्वेस्टर हो। बैक ऑफ द कॉन्शियस माइंड के अंदर सब कॉन्शियस माइंड में थॉट प्रोसेस होता है। हर आदमी एक आउट परफॉर्मेंस ढूंढता है, हर आदमी अच्छा करने की कोशिश करता है, उसमें कोई बुराई नहीं है और करना भी चाहिए। हम लोग खाली उसको एक ट्रांसपेरेंटली बात करते हैं कि मैथमेटिकली ये सब चीजें पॉसिबल है। तो ये एक थॉट प्रोसेस है। अगर हम इस पे आते हैं अभी कि एक लार्ज कैप का अगर हम ये रिटर्न दिखाएं, 2011 से 2010 साल का रिटर्न है, कैसा परफॉर्मेंस रहा मिड लार्ज में। तो कभी भी जब साइकिल खराब होती है मार्केट में, जैसे 2008 का पीरियड था, ओके, या आपका कोविड का फेस आया, या अभी अपन रिसेंट का फेज देखें, तीनों फेज में देखिए तो मिड कैप्स के और स्मॉल कैप के कंपैरेटिव लार्ज कैप कम होता है, गिरता है, डाउन साइड ज्यादा रहता है, वोलेटाइल कम होता है। तो एक आपके पोर्टफोलियो में डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा आता है। तो वो एक सबको आइडिया है, लेकिन खाली एक नंबर्स के थ्रू दिखाया जाए ताकि कन्विक्शन ज्यादा आता है। ऑब्वियसली लार्ज कैप है, टॉप इंडिया की 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, तो एक एक क्लियर दिखता है कि हमको एक ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से भी हमको सूट करता है, एक जिस दिखाने की कोशिश करी है। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या एडवांटेज है लार्ज कैप में। हम जो लोअर वोलेटिलिटी प्रोडक्ट है, डाउनसाइड प्रोटेक्ट करता है, हाई लिक्विडिटी सिक्योरिटी होती है, हाई लिक्विड होता है सिक्योरिटीज के अंदर, कैपिटल एफिशिएंसी, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग बात करते हैं। अगर इनफैक्ट कोई भी सेंसिबल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है, हम लोग एसेट एलोकेशन की जब बात करते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द रिस्क प्रोफाइल, लेकिन फिर भी अगर आपका जो भी रिस्क प्रोफाइल है और आपका जैसा भी ब्रेकअप है पोर्टफोलियो का, या म्यूचुअल फंड में या इनडायरेक्ट इक्विटीज में, एटलीस्ट 50% वेटेज आपका पोर्टफोलियो का लार्ज कैप में होना चाहिए। चाहे आप फ्लैक्सी कैप के थ्रू करते हैं या इसके थ्रू करते हैं, ब्रॉडर आइडिया होना चाहिए कि हमारा लार्ज कैप में इतना एक्सपोजर होना चाहिए। और देन 25-30% मिड होना चाहिए, 10-20% स्मॉल होना चाहिए। एक बिग ब्रॉडर थॉट प्रोसेस, इसको आप चाहे तो आप सेक्टोरल के थ्रू रिस्पेक्ट करते हैं, बट मैं आपको एक लार्ज कैप के एंगल से, मिड कैप और स्मॉल कैप के एंगल से देख रहा हूँ कि भाई कहाँ लिक्विडिटी ज्यादा है, कहाँ रिस्क प्रोफाइलिंग कम है। ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप में रिटर्न ज्यादा छूटते हैं तो काफी लोगों का एक मेंटेलिटी होता है नहीं तो हम स्मॉल ही ले लेंगे।
वो अच्छे टाइम में बहुत पैसा बनाते हैं, लेकिन जब साइकिल अपने अगेंस्ट में जाती जाती है, लास्ट 6-8 महीने में डिफिकल्ट फेस आया, तो स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म करते हैं। वहां पे लोगों को एक स्ट्रेस होता है। तो इसलिए हमेशा होता है कि आप एक बैलेंस अप्रोच रखें पोर्टफोलियो में, और लार्ज कैप का वेटेज होना ही चाहिए। अब बाकी लार्ज कैप और हमारे लार्ज कैप में क्या डिफरेंस है, वो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर हम मार्केट की बात करें, निफ्टी 50 स्टॉक्स की देखें या लार्ज कैप इंडेक्स देखें, एक पहली बात तो हमारा निफ्टी इंडेक्स भी बहुत इंडिया में स्क्यूड है। जहाँ पे विद इन लार्ज कैप की अगर हम बास्केट देखें या निफ्टी 50 में देखें, तो बैंकिंग सेक्टर, बीएफएसआई का वेटेज बहुत ज्यादा है। ओके, वो मैथमेटिकली या स्टैटिकली, या हम उसको रिस्क मैनेजमेंट से बात करें तो अच्छा नहीं है। कोई भी रिस्क मैनेजमेंट आपको नहीं बोलेगा कि एक सेक्टर में 40-45% आप अपना पोर्टफोलियो का, रिस्क मैनेजमेंट आपको मना करेगा, लेकिन वो निफ्टी में है तो लोग ले लेते हैं। तो वो चीज को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि वो गलत हो जाता है। 2013 से 2018 के बीच में बैंकिंग बहुत अच्छे से चला और सबका वेटेज ज्यादा था, तो लोगों ने एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट किया, क्योंकि बाई इंटेलिजेंटली नहीं हुआ है, बाय डिजाइन हो गया। क्योंकि आप इंडेक्स को मिमिक करते हैं, मेजोरिटी ऑफ द लार्ज कैप फंड्स जो हैं वो इंडेक्स को मिमिक करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हुआ आपको लास्ट 2 साल में वही लार्ज बैंकिंग सेक्टर अंडर परफॉर्म किया, तो सबका पोर्टफोलियो, मैक्सिमम लोगों का पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करके गया, क्योंकि आपका स्क्यूनेस लार्ज कैप में और या निफ्टी 50 में देखें तो बैंकिंग की तरफ ज्यादा है। ओके, हम उन लोग उस चीज, उस तरह के रिस्क को, मैं आपको इसलिए बताया कि वो भी एक रिस्क है। भले ही निफ्टी में उसका वेटेज ज्यादा है, लेकिन अगर रिस्क मैनेजमेंट के एंगल से देखें तो बहुत रिस्की पोर्टफोलियो है। कोई भी, हम कभी भी किसी सेक्टर के ऊपर 20% के ऊपर वो वेटेज देने की कोशिश नहीं करते, इररिस्पेक्टिव उसका इंडेक्स में क्या वेटेज है। इनफैक्ट इंडिया में हम लोगों का थोड़ा एग्रेसिव व्यू है कि ये निफ्टी का जो कंपोजिशन है ये भी प्रॉपर नहीं है। ग्लोबली इस तरह से स्टैटिकली अगर हम डिजाइन करें कोई भी इंडेक्स को, तो ये प्रॉपर नहीं है, क्योंकि इसमें सब सेक्टर का और इंडस्ट्री का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होता है। उस तरह से इंडेक्स की डिजाइनिंग होती है, अदरवाइज ये एक मोमेंटम इंडेक्स बिल्ड हो जाता है, वेल बैलेंस इंडेक्स नहीं होता है। अब जो है सो है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, हमारे हाथ में भी नहीं है। तो हम लोग अपना पोर्टफोलियो अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। हम लोग अपना रिस्क मैनेजमेंट पोर्टफोलियो प्रॉपर रखेंगे। तो हमने रखा है कि हमारे 80% लार्ज कैप अगर होगा, तो हम लोग उसके अंदर डायनेमिकली रोटेट करेंगे, अपने पोर्टफोलियो को बहुत डायनेमिकली मैनेज करेंगे। जैसे हमने आपको परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड बताया कि हमने आउट परफॉर्मेंस दिया है, इंडेक्स को भी बीट किया है, रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को भी बीट किया है, निफ्टी ऐसे इंडेक्स को भी बीट किया है, हर स्कीम से हमारे बीट किया है। तो वो एक हमारा एक कॉन्फिडेंस है कि हमारा एक वॉलिटी जो फ्रेमवर्क है, वीएलआरटी फ्रेमवर्क, वो इस चीज को अच्छे एनवायरनमेंट में, बुरे एनवायरनमेंट में भी एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा जनरेट करके दिया और हमेशा इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। वो एक कॉन्फिडेंस आता है। दूसरी चीज, लास्ट 8-9 महीने में अगर हम देखें तो एक मार्केट में ऑप्शंस में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा आ गई है। उसके लिए हमने फिर सोचा कि एक, अगर इस तरह का ऑप्शन वॉल्यूम्स बढ़ गया है, तो हम क्यों नहीं कवर्ड कॉल जैसी स्ट्रैटेजी को स्ट्राइक करें। कवर्ड कॉल क्या होता है कि हम लोग कोई भी स्टॉक लिया, उसके सामने उसके आउट ऑफ मनी पुट कॉल राइट कर दिया, लेकिन हम लोग उसको एक कवर्ड कॉल जो एक सिंथेटिक इंडेक्स की तरह हम लोग चलाएंगे, वैसा नहीं होगा। ये भी अपॉर्चुनिटी ड्रिवन होगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि आज हमारे पोर्टफोलियो में एसबीआई हमारा कोर पोर्टफोलियो है। लास्ट 10-12 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में अच्छा चला है, और हमको लगता है यहाँ से 10-12% चलने के बाद 3-4% करेक्ट हो सकता है। तो हम उसको एट द मनी कॉल लिख देंगे, प्रोवाइडेड जब हमको डेटा पॉइंट्स आ रहा है कि यहाँ से करेक्शन सेंस दिखता है, थोड़ा ओवर हीटेड है, और हमें वो शेयर बेचना नहीं है, क्योंकि मेरे लॉन्ग टर्म थीसिस में क्वालिफाई करता है। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, जैसे इन्फोसिस, हमने टेक्नोलॉजी स्टॉक अप्रैल सितंबर 21 में पूरा एक्सपोजर जीरो कर दिया था। अभी बीटन डाउन हो गया, अच्छा करेक्शन हो गया, सब स्टॉक कोई 20%, कोई 30%, कोई 40% करेक्ट हो गया इसके अंदर। तो हमने जाके अगर इन्फोसिस लिया, जब हम कोई भी टैक्टिकल या ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से स्टॉक को पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, 5% मिल जाए, 7-8% मिल जाए तो बहुत है। वही हम अप्रोच करेंगे यहाँ पर भी कि इन्फोसिस अगर हमने लिया और उसको हमने 5% या 8% आउट ऑफ मनी कॉल लिख दिया साइमल्टेनियसली, तो दो एडवांटेज है। कभी कोई चीज जो गिर रही होती है, उस समय अगर हम उसका कॉल गिर रहा होता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी गिरने का भी ज्यादा रहता है। तो मेरे को एक तो 5 या 7% का प्रोटेक्शन हो गया डाउन साइड में, और 5-7% ऊपर गया तो मुझे तो ऐसे भी प्रॉफिट बुकिंग करना है, तो मैंने कॉल राइट किया। तो एक तरह से हम एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करेंगे। दूसरी चीज, कभी कभी ऐसा फेज भी आता है, मार्केट स्टैग्नेट होता है, कहीं नहीं जाता है, तो भी हम एक एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट कर सकते हैं कॉल राइट करने को। तो ये एक अपॉर्चुनिटी को हमने कैपिटलाइज किया है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा रहा है इस स्पेस के अंदर। डेरिवेटिव पहले हम लोग अपना खुद का इंस्टीट्यूशन बिजनेस करते थे, और इसमें हम लोग बहुत बड़े प्लेयर हुआ करते थे।
और टॉप 5 प्लेयर हम लोग होते थे इस सेगमेंट के अंदर, इसको हम लोग काफी बड़ा वॉल्यूम करते, तो हमारा इसका जो रिस्क मैनेजमेंट का असेसमेंट है, इसके रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, इसको पोर्टफोलियो में किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो हम समझते हैं। तो वो एक अपने एक एक्स्ट्रा अल्फा। तो थीसिस क्या है ये पूरे प्रोडक्ट की? एक तरह से हम लोग अटेम्प्ट करेंगे कि हम आपको रिस्क एडजस्टेड के अलावा इसमें इंडेक्स प्लस रिटर्न देने की कोशिश करेंगे। जैसे इस कैटेगरी के अंदर 150 स्कीम्स हैं और आज की तारीख में तो ओवर क्राउडेड है, बट उसमें पैसे 50% तो पैसिव प्रोडक्ट्स हैं नियरली। अब पैसिव प्रोडक्ट चाहे वो ईटीएफ हो चाहे इंडेक्स लिंक प्रोडक्ट हो, सबको लगता है कि रिस्क उनका कम है। ऐसा नहीं है, खाली एक्सपेंस रेशियो पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनका भी रिस्क उतना ही है जितना एक्टिव प्रोडक्ट्स का है। बट वो तो हमेशा अंडर परफॉर्म करेंगे, ट्रैकिंग करा रहेगा, मैनेजमेंट फीस इन्वॉल्व है, तो कभी भी इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं कर सकते। हाँ, एक्टिव फंड मैनेजर के पास पोटेंशियल होता है इंडेक्स को, काफी लोग, कुछ लोगों ने किया भी है, कंसिस्टेंट बेसिस पे बहुत कम लोग कर पाए हैं। तो ये थीसिस पे हम लोग एक अपॉर्चुनिटी लगती है कि हम एक अच्छा स्टेबल प्रोडक्ट देंगे और उसको वॉलेटिलिटी को हम लोग अच्छे से मैनेज करेंगे। तो ये एक इंडेक्स प्लस जैसा रिटर्न का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। ये ऐसा थॉट प्रोसेस के सामने ये प्रोडक्ट को डिजाइन किया है। अब हम इस पे आते हैं, ये चीज हमने कवर करी है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा, हम आपको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, नहीं तो बिशन जी भी आपको फॉरवर्ड कर देंगे। एक रिस्क एपेटाइट, हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट को थीसिस को फिल्टर करते हैं, जैसे ग्लोबल रिस्क एपेटाइट या वीएलटी फ्रेमवर्क, पहले हम ग्लोबल लेवल पे देखते हैं, एसेट क्लास लेवल पे देखते हैं, फिर कंट्री स्पेसिफिक पे आते हैं इंडिया पे, फिर हम देखते हैं कि इंडिया में भी क्या है, रिस्क ऑन है कि रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट है, कैसा प्ले आउट हो रहा है। जैसे हमने बोला आपको अप्रैल 20 से लेकर सितंबर अक्टूबर 21 तक रिस्क ऑन एनवायरनमेंट था। जब रिस्क ऑन होता है तो हम फ्रंट फुट पे खेलते हैं और एक्स्ट्रा जनरेट करते हैं अल्फा। तो आपके बुरे वक्त में वो अल्फा या डिफिकल्ट फेज में वो अल्फा आपके पास होता है, जो आपने उस अच्छे समय में एक्स्ट्रा जनरेट किया है। और रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट में जैसे नवंबर 21 से लेकर हम देखें 15 जून तक अपना एक रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट था। ओके, उस रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट में हम लोग बैकवर्ड पे खेलते हैं, कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उस समय हमको फ्रंट फुट पे नहीं खेलना है, रिस्क नहीं लेना है। तो ये एक थीसिस है। उसके बाद हम कंपनी स्पेसिफिक शॉर्टलिस्ट करते हैं कि रिस्क ऑन में थोड़ा पोर्टफोलियो अलग होता है, रिस्क ऑफ में थोड़ा पोर्टफोलियो अलग होता है। फिर उसको हम कैसे टाइमिंग करते हैं कि जो फंक्शन है सब मल्टीपल एनालिटिक्स, उस तरह से हमारा एक पोर्टफोलियो बिल्ड होता है। तो एक वेरी लार्ज मैक्रो से माइक्रो तक की अप्रोच पे हम आते हैं। सो ये एक ब्रॉडर थॉट प्रोसेस है हमारा जो स्कीम का। ओके, और अगर हम अभी देखें तो ये हमको लगता है कि जो इस तरह का वॉलेटाइल साइकिल है, ये जो डिफिकल्ट फेस है लोगों को लगता है, उस फेस में ये प्रोडक्ट अच्छी स्टेबिलिटी देगा पोर्टफोलियो के लिए, और इसको हम अपने वीएलआरटी फ्रेमवर्क से एक्स्ट्रा अल्फा भी जनरेट कर पाएंगे। तो एक ये एक थीसिस के साथ हमने एक प्रोडक्ट रखा है। अभी फ्लोर क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन है। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सेशन एक्सप्लेन किया है। वी हैव गॉट मल्टीपल रिस्पॉन्सेज एज वेल इन रिगार्ड्स ऑफ द सेशन, कि काफी टेक्निकली चीजों के ऊपर क्लैरिटी मिली है लोगों को। एंड मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन आंसर सेशन, so we are having some questions from our viewers and investors. People basically want to understand, जैसा आपने अभी अपने सेशन में बताया कि निफ्टी ने एक रिलीफ रैली दी है ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स की, फ्रॉम 15,200 टू 17,200। ऐसे सिचुएशन में लमसम इन्वेस्टमेंट्स इस फंड में एनएफओ के थ्रू अगर हम लोग करते हैं, तो व्हाट शुड बी द साइकोलॉजिकल टाइम फ्रेम ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स? अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज का और आपको आंसर देता हूँ, शायद बहुत से क्वेश्चन इससे लिंक आएंगे, मैं आपका आंसर देता हूँ इसका भी, बट इसके मैं एक और पिक्चर बोलता हूँ जो मैंने शायद मिस किया। राइट। बहुत लोग ये समझना चाहते हैं भाई बाजार किधर है, कहाँ जाएगा 1 साल में, कहाँ जाएगा 10 साल में, हमारा बिग पिक्चर क्या है, कितना इन्फ्लेशन आ रहा है, उसको फियर कितना है, क्या होगा दुनिया में, थोड़ी सी घबराहट है लोगों के मन में। तो हम उसको पहले एड्रेस करते हैं। देखिए, ये जो फैक्ट है कि जो प्रॉब्लम है वो छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है, काफी बड़ा प्रॉब्लम है। और अच्छी बात ये है कि हमने अपने प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में 2019 से इसकी हम बात करते हैं, हमने इनफैक्ट एक स्लाइड में तो 2012 में सब लिखा था कि ये सब चीजें वर्ल्ड में आने वाली हैं। बट उसमें एक चीज हमने और भी लिखी है कि 2021 से 2030 के बीच में डेवलप मार्केट में एक्स्ट्रॉर्डनरी पेन होगा, एक्स्ट्रॉर्डनरी इन्फ्लेशन, एक्स्ट्रॉर्डनरी इंटरेस्ट रेट, बहुत चैलेंजेस आएंगे। ओके, मल्टीपल प्रॉब्लम्स दिखते हैं मेरे को। लेकिन जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हर चीज साइमल्टेनियसली नहीं गिरती, हर एसेट क्लास, हर स्टॉक मार्केट में भी खराब टाइम पे भी कोई स्टॉक नया हाई बना रहा होता है। ओके, सिमिलरली 2021 से 2030 में हम लोग बात करते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है।
जहां एशिया बहुत बड़ा आउट परफॉर्म करेगा डेवलप्ड मार्केट में, वैल्यू थीम आउट परफॉर्म करेगी। अगर हम एक डिकेड से बात करें तो जितने भी जो सो कॉल्ड इमर्जिंग मार्केट का जो कंसेप्ट है उसमें वैल्यू थीसिस ज्यादा इफेक्टिव होती है। अमेरिका के कंपैरेटिव इंडिया ज्यादा वैल्यू ऑफर करता है। इंडिया के कंपैरेटिव अगर हम देखें कोई और छोटा इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडोनेशिया पकड़े हैं या वेनेजुएला पकड़े या अपना और वियतनाम पकड़े, तो वो भी एक उस कैटेगरी में आता है रिलेटिवली। देखिए एब्सोल्यूट में हम लोग इमर्जिंग नहीं है, बट रिलेटिव में हम इमर्जिंग है, तो वो एक हमको समझ में आना चाहिए। तो वो प्रोपोर्शनेट अगर हम देखें तो 2021 से 30 में इंडिया में बहुत अच्छा मूव दिखता है हमको। बट कोई भी मूव हमेशा सिक्लिकल नहीं होगा कि सब चीजें वन वे जाएंगी और वन वे कोलैप्स होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो हमको क्या दिखता है कि ये पहला तो आपको समझ लिए कि ये 10 साल का जो पीरियड है, दो ये डिकेड एशिया का बिलोंग करता है, उसमें इंडिया को। अब इसमें सेक्टर्स क्या लेना है? पहली बात तो लार्जर पिक्चर हो गई, हमें वैल्यू ऐसा थीम लेनी है। दूसरी चीज, जो भी चीजें इतनी बीटन डाउन और निग्लेक्टेड टेरिटरी में ट्रेड करती हैं उनका साइकिल आ रहा है। तो जैसे पूरा ग्लोबल रीसेट की हम बात करते हैं, जैसे कैपिटल गुड्स है, इंफ्रा है, इंजीनियरिंग कंपनीज है, इसको कोई भी इंडस्ट्रियल्स है, कोई भी तरीके से अलग अलग लोग नाम देते हैं सबका। तो अल्टीमेटली घूम फिर के मैन्युफैक्चरिंग का एक इम्पोर्टेंस है, चाइना प्लस थीसिस आ गई है। अभी जापान में जिस तरह करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है वहां भी क्राइसिस दिखती है, जर्मनी में क्राइसिस दिखती है। अभी तो आपने खाली गैस का ट्रेलर देखा है। तो इंडिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट भी पीएलआई पे फोकस कर रही है, तो ये एक हमारा एक कोर थीसिस है कि ये सेक्टर को तो छोड़ना ही नहीं है। ओके, तो वो एक प्ले आउट होता है उसके अंदर। उससे अलाइड इंडस्ट्रीज क्या है, अगर इतना पीएलआई आ रहा है, इतना मैन्युफैक्चरिंग है, तो बैंक्स को बेनिफिट आएगा, लेंडिंग होगा। ओके, तो उस तरह से चीजें, उससे रिलेटेड क्या, सीमेंट है, उससे रिलेटेड स्टील है, उससे रिलेटेड फेरस है, नॉन फेरस है, या जो भी कमोडिटी स्टॉक्स हैं, उससे रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, उससे रिलेटेड रियल एस्टेट सेक्टर है। तो एक बहुत चीजें इंटर, जब कैपेक्स साइकिल प्ले आउट होती है तो उसके डेरिवेटिव्स बहुत होते हैं और उसके इंटरलिंकेजेस बहुत होते हैं। तो हमको वो समझना चाहिए। जैसे आईटी सेक्टर जब चला था तो आईटी सेक्टर का डेरिवेटिव अधिकतर क्या होता है, लोगों की कमाई हुई तो कहाँ ऑब्वियसली कंट्री को बेनिफिट मिलता है। ओके, वो दो तीन चीजें हमको क्लैरिटी दिखती है। जो उसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, जैसे अगर हमने बात करा कि एक डेरिवेटिव का जो जैसे कैपेक्स साइकिल का डेरिवेटिव है, तो हमको एक समझना है जैसे आईटी सेक्टर जब चलता है तो ऑब्वियसली कंट्री को बेनिफिट आया, फॉरेक्स आया। बट आईटी से लिंक क्या है, टेलीकॉम बिजनेस है। आईटी से दूसरा लिंक क्या है, जब उनकी इनकम बनती तो लोग घर खरीदते हैं। ओके, तो रियल जैसे बैंगलोर का रियल एस्टेट हमेशा आईटी से लिंक रहा है, पूना का रियल एस्टेट आईटी से लिंक रहा है, एनसीआर रीजन का आईटी से लिंक रहा है। तो वो एक बेनिफिट आता है, लेकिन उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट आता है कंजम्पशन के ऊपर छोटा मोटा। बट जब केपेक्स साइकिल मूव होती है, कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं, रोड बिल्ड्स होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका बेनिफिट बहुत स्केलेबल होता है और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को और छोटे छोटे सेगमेंट्स को भी आता है। तो इसलिए एक थीसिस आपको समझना चाहिए। अभी हम आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि देखिए बाजार बहुत गिरा था एक साल में, लास्ट 6-8 महीने के अंदर काफी करेक्ट हुआ क्योंकि कॉम्प्लेंसी आ गई थी। उसके बाद अभी एक्सट्रीम पे हम लोग पैनिक मोड पे रहे। ओके, लोगों को भी अभी भी लगता है कि ये खराब है, सैलून अपने को एक अपॉर्चुनिटी मिला है, निकल जाना चाहिए, एक ऐसा भी थॉट प्रोसेस है। मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं है क्योंकि मुझे इंडिया में बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। अगले 1-1.5 साल वॉलेटाइल हो सकता है, बट उसके बाद इंडिया शुड इमर्ज इन अ बिग वे। और 10 साल का अगर कोई रिटेल कोई व्यू लेगा तो बहुत बड़ा पैसा बनेगा, प्रोवाइडेड आपका सेक्टर कॉल अच्छा होना चाहिए। और हमारे जैसे मनी मैनेजर जो डायनेमिकली पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं, हम अकेले नहीं है, आई एम श्योर बहुत लोग इस तरह का कोशिश करेंगे। और नई जनरेशन के थॉट प्रोसेस वाले लोग आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो उधर आपको फोकस रखना चाहिए कि हम लोग इसको मैनेज करें। तो लमसम भी करना चाहिए इस समय, आंसर इज यस। अगर आपका बड़ा पिक्चर है तो आप एसटीपी और एसआईपी वगैरह भी कर सकते हैं। बिग पिक्चर इज पॉजिटिव। Okay, sir, we have got a very important question. Like, if we'll be talking of the actively managed large cap funds, the writing options, is it a normal industry practice, or this is going to be unique with this quant large cap fund? देखिए, अलाउड तो सबको है, ऐसा नहीं है कि हमको स्पेशली सेबी ने परमिशन दी है। हमने तो इसको स्पेसिफिक अलाउड तो 20% ऑफ द निफ्टी 50 स्टॉक्स को सबको अलाउड है। लेकिन क्या है कि ये एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों के पास है डेरिवेटिव ट्रेडिंग का, या डेरिवेटिव ट्रेडिंग ही होती है, डेरिवेटिव में इन्वेस्टमेंट तो नहीं बोल Right. सकते हम लोग, हेजिंग ही सही बात। होती है। तो हम लोगों ने प्रॉप बुक रन करी है, इस कंट्री का सबसे बड़ा प्रॉप बुक मैं चलाता था, तो हम लोगों को इसका एक्सपीरियंस है। एक हिच होती है काफी लोगों के मन में, बॉस नहीं किया है, क्यों रिस्क लेने का है।
हमारा मैंडेट इन्वेस्टमेंट का है, हेजिंग का मैंडेट नहीं है। हमने आपको बताया तो एक तरह का से यूनिक इसलिए भी होगा, अलाउड है, लेकिन लोगों का कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस उतना बड़ा नहीं। कुछ लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग एक स्ट्रैटेजी के तौर पे बता रहे हैं कि ये हमारा फंड मैनेजमेंट में ये एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होने वाला है। ये ऐसा नहीं कि हम कभी कभी करेंगे, तो ये एक रेगुलर बेसिस पे इसको हम करेंगे, तो दैट वे इट कैन बी यूनिक। बट कुछ लोगों ने किया है, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए कि किसी ने नहीं किया, लेकिन उस स्केल पे नहीं किया जिस स्केल में ये अपॉर्चुनिटी किसी ने अपने फंड का छोटा सा कर लिया। और लोग कुछ करते भी हैं, लेकिन बहुत एग्रेसिवली और बहुत कंटिन्यूस बेसिस पे ये नहीं होता है इंडस्ट्री में भी। Okay. So we have one more question to be addressed. आज के दिन में there is a lot of debate going around in the industry for the active funds investment and the passively managed ETFs. How are you going to defend your position as an actively managed fund manager? देखिए, जैसे मैंने शुरू में बताया कि पैसिव प्रोडक्ट्स बहुत हैं। पैसिव में देखिए, पहले आप कभी भी इंडेक्स को बीट नहीं कर पाएंगे, आपको एक मेंटली क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आप जो कॉस्ट दोगे तो ट्रैकिंग एरर आएगा, उसको उसमें ही डालेगा। तो इंडेक्स को आप कभी भी अल्फा तो जनरेट नहीं कर सकते, उसके अंदर पॉजिटिव तो रिटर्न कभी भी नहीं आएंगे, अंडर परफॉर्म आप हमेशा करोगे। वो मेंटली क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज जो मैंने आपको शुरू में भी बात करी कि लोग बोलते हैं कि अगर पैसिव में रिस्क कम होता है, ऐसा नहीं है, खाली एक्सपेंस रेशियो थोड़ा बहुत कम होता है। और लेकिन इंडेक्स फंड में भी ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस, जब स्केल आ जाता है तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, एक्टिव और पैसिव में एक एक्सपेंस रेशियो का हमेशा फर्क रहने वाला है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर अपने को जो समझ में आना चाहिए कि जो तरह का एनवायरमेंट है, हम लोग उसकी बात करते हैं ना कि भाई एनवायरमेंट क्या है। इन्फ्लेशन है, अनसर्टेनिटी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट के एनवायरनमेंट में, हाई इन्फ्लेशन बैकग्राउंड में अगर ग्लोबली है, तो आपको एक्टिव फंड मैनेजर ज्यादा बड़ा आउट परफॉर्मेंस देंगे बजाय पैसिव के। ओके, तो हमारे पास पैसिव प्रोडक्ट नहीं है इसलिए हम ऐसा बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि लोगों का एक गलत ढंग से एक मिस मार्केटिंग हुई है कि पैसिव ले लेते हैं, पैसिव में रिस्क कम है। तो पहला समझना चाहिए रिस्क उतना ही है। अगर कोई निफ्टी 50 स्टॉक का लेता है या निफ्टी 100 लार्ज कैप का पैसिव प्रोडक्ट लेता है और एक्टिव प्रोडक्ट लेता है, रिस्क में कोई चेंज नहीं है, माइनर डिफरेंस होता है खाली। ओके, बट खाली एक्सपेंस रेशियो के लिए मैं प्रोडक्ट लूं जहां मैं हमेशा अंडर परफॉर्म करूंगा, मेरा आउट परफॉर्मर का प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। ओके, तो मैं उसको अवॉइड करने की कोशिश नहीं करूंगा। हम लोग बहुत क्लैरिटी के साथ आपको बता रहा हूँ कि आउट परफॉर्मेंस तो कभी भी नहीं आएगा। जो तरह का एनवायरनमेंट है उसमें एक्टिव हमारा हो या किसी और का हो, ज्यादा मेक सेंस करता है, और हम लोग अलग ढंग से उसको मैनेज करेंगे। इसलिए वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ जनरेटिंग अल्फा आउट ऑफ दैट। सर, तो दिस वाज ऑल ऑन द पार्ट ऑफ द क्वेरी सेशन, एंड मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि दिस एनएफओ इज लाइव एंड इट वुड बी क्लोजिंग ऑन 3rd of August। तो सारे जितने एप्लीकेशन है वी हैव टू पंच बिफोर 3 PM ऑन 3rd of August। यूनिट्स अलॉटमेंट सर 8th of August को एक्सपेक्टेड है, दैट मींस नेक्स्ट मंडे क्लोजिंग के बाद। ओके, यस, सो 5 दिन का टाइम होता है, तो हम लोग 8th को राइट। करेंगे और 9th को या 10th को, आई थिंक 9th छुट्टी है। ओके, तो 10th को हमारा ओपन हो जाएगा। ओके, सो इसके बाद भी अगर हमारे किसी भी व्यूअर की कुछ क्वेरीज रह जाती हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो यू कैन मेल अस एट sales@lakshmishi.com एंड वी एश्योर यू दैट वी वुड बी आंसरिंग ईच एंड एवरी क्वेरी। हमारे थ्रू, हमें मेल के थ्रू अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। मोर ओवर, इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड टू हैव दिस पीपीटी, तो आप लोग जहां रजिस्ट्रेशन किए हो उस पे आपको वहां पे हमारे ईमेल आईडीज दी हुई हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट भेज सकते हैं। तो हम ये प्रेजेंटेशन भी आपके साथ आप साझा कर लेंगे, आपके लिए अवेलेबल रहेगी फॉर द डिटेल्ड स्टडी। Thank you so much everyone for coming on this platform to attend this webinar. Sandeep sir, thank you so much for your valuable time and very importantly valuable inputs. So I would be Thanks ending a up the lot. session. Thank you, Shanji. Thanks for organizing. Thanks everybody. Bye bye. Okay, see you. Bye.